नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपूर्व पथ सफलता का पर। आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार पर। इसमें हम आज स्वर के बारे में जानेंगे, साथ ही हिंदी वर्णमाला की भी बात करेंगे। देखिए, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य से ही किसी भाषा का निर्माण होता है। बात यह आती है कि भाषा क्या है। सबसे पहले भाषा को जानने का प्रयास करते हैं। जब भी हम अपने विचारों को, अपने भावों को किसी अन्य को बताना चाहें, अभिव्यक्त करना चाहें, तो हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। अर्थात भाषा वह माध्यम है जो हमें अपने विचारों को किसी और के सामने रखने और उसके विचारों को जानने का मौका देती है। भाषा माध्यम है विचारों को जानने का और प्रकट करने का। इसका मतलब यह हुआ कि हम संकेतों के द्वारा भी, बोलकर भी और लिखकर भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। यानी कि भाषा के 3 प्रकार हो गए मोटे तौर से: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। सबसे पहले सांकेतिक भाषा को जानें। देखिए, किसी को हम इशारों से कुछ कहें, जैसे आप किसी को यूं कहते हैं और वो समझ आएगा कि यह कैंची मांग रहा है। अगर आप किसी के सामने यूं इशारा करते हैं तो वो समझ आएगा कि यह पीने के लिए पानी मांग रहा है। यह सांकेतिक भाषा है। आपने मन में सोचा कि मुझे कैंची चाहिए और आपने इस इशारे के माध्यम से, इस संकेत के माध्यम से सामने वाले को बताया, वो समझ गया और आपने उससे कैंची प्राप्त की। तो यह एक तरह से पूरा व्यवहार संपन्न हो गया। आपके द्वारा सोचना, सामने वाले के सामने विचार रखना और उसने समझ करके आपको कैंची दी, यह व्यवहार की एक प्रक्रिया पूरी हुई। यह सांकेतिक भाषा है। दूसरा है मौखिक भाषा, जिसका सबसे बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर प्रयोग होता है। हम जो भी बोल करके कहते हैं और सामने वाला उसको सुनता है और व्यवहार जब संपन्न होता है तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। और तीसरा रूप है भाषा का लिखित रूप, जिसे हम लिपि के माध्यम से प्रकट करते हैं। अर्थात यदि हम भाषा को परिभाषा के रूप में बताना चाहें तो हम कहेंगे कि उच्चरित ध्वनि की, उच्चरित ध्वनि क्या है? हमारे स्वर यंत्र से, हमारे कंठ के अंदर एक स्वर यंत्र स्थित है। यहाँ पर स्वर यंत्र से उच्चरित जो ध्वनि है वह जब सार्थक रूप में व्यवहार में लाई जाती है, सार्थक रूप में व्यवहार में लाई जाती है, तो वह भाषा कहलाती है। देखिए, मोटे तौर से 3 शर्तें इसमें पूरी होनी चाहिए। उच्चरित ध्वनि हो, उसकी सार्थकता हो और वह व्यवहार में लाई जा सके। व्यवहार में लाई जा सके अर्थात आप सामने वाले को कुछ कहें तो वह बात को समझे और उसकी बात को आप समझ सके, तभी जो है इंटरेक्शन पूरा होगा। अगर एक तरफा है, मैं आपके सामने चाइनीज भाषा में बोलूं और आप नहीं समझ सके, जापानी भाषा में आप नहीं समझ सके, तो मेरा बोला हुआ आपके लिए व्यर्थ है और व्यवहार संपन्न नहीं हो सकेगा। इसलिए वह भाषा तो है लेकिन उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ध्वनि, उच्चरित ध्वनि, जैसे कोई ताली बजाई या यूं ठक ठक, ये आवाज भी ध्वनि है, लेकिन इसे हम भाषा के रूप में नहीं मानेंगे क्योंकि यह हमारे स्वर यंत्र से उच्चरित नहीं है। हम इसको लिखित रूप में दर्ज नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम भाषा नहीं मानेंगे। तो आप समझ गए, उच्चरित ध्वनि का सार्थक रूप जो व्यवहार में लाए, जिसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया संपन्न हो, वह भाषा कहलाती है। अब किसी भाषा का
लिखित रूप जो है वो लिपि कहलाता है। जैसे कोई एक ध्वनि, अभी हमने बात की कि भाषा की जो सबसे लघुतम ध्वनि है, लघुतम इकाई जो है वह ध्वनि है, और इधर लिपि की सबसे लघुतम इकाई जो है वह वर्ण। अर्थात ध्वनि का ही लिखित रूप क्या है? वर्ण। याद रखिएगा, ध्वनि भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे लघु इकाई है, और वर्ण लिखित भाषा की सबसे लघु इकाई है। जब किसी ध्वनि को किसी लिखित चिन्ह के रूप में लिख दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। हमारी हिंदी की जो लिपि है वह आपको पता होगा देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। हिंदी के अलावा भी देवनागरी में कुछ भाषाएं लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत तो है ही, इसके अलावा मराठी है, कोंकणी है, बोडो है, डोगरी है, नेपाली है। ये 7 वे भाषाएं हैं जो हमारे संविधान की अनुसूची में भाषा के रूप में दर्ज है। देखिए, बिना व्यवहार संपन्न हुए हम किसी भी ध्वनि को सार्थक नहीं मान सकते। अर्थात भाषा के अंदर सार्थकता होनी आवश्यक है। यही सार्थकता हम वाक्य में भी ढूंढेंगे, यही सार्थकता हम शब्दों में भी ढूंढेंगे, और शब्द का जो निर्माण होता है वर्ण से होता है। भले ही वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन भाषा की सबसे सार्थक इकाई जो है, पूर्ण इकाई जो है, वह शब्द है। भाषा की सबसे छोटी पूर्ण इकाई की यदि बात करें तो वह शब्द है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वह है वाक्य। वाक्यों के निर्माण से ही भाषा बनती है, व्यवहार संपन्न होता है। अब बात आती है कि व्याकरण क्या है। हम भाषा के बाद व्याकरण को जानने की कोशिश करते हैं। व्याकरण शब्द जो है किसी भाषा को व्यवहार में लाने के लिए, किसी शब्द की व्याख्या को समझने के लिए, उसका विश्लेषण समझने के लिए, व्याख्या, विश्लेषण एवं व्यवहार में लाना, यह सब कार्य करने के लिए भाषा के पीछे जो नियम बना दिए जाते हैं वह व्याकरण कहलाते हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूं भाषा के पीछे, अर्थात व्याकरण जो है वह भाषा की अनुगामिनी है। भाषा की अनुगामिनी है। आज से हजारों साल पहले जब इस धरती पर मनुष्य आया तो वह पहले सांकेतिक भाषा के रूप में, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका बुद्धि कौशल विकसित हुआ, मौखिक भाषा के रूप में, और उसके बाद में लिखित भाषा के रूप में उसने अपने विचारों को प्रकट करने और समझने का कार्य शुरू किया। धीरे धीरे यह आवश्यकता महसूस हुई कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, शुद्ध रूप में सीखने के लिए, शुद्ध एवं मानक रूप में सीखने के लिए कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है, नहीं तो भाषा का रूप तो दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। व्यक्ति मुख सुख के लिए, अब जबान को ज्यादा जोर नहीं पड़े बोलने के लिए, इसलिए वह शब्दों को तोड़ता मरोड़ता रहता है और भाषा का रूप बदलता रहता है। हम जानते हैं कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली, उसके बाद में प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, फिर पुरानी हिंदी, और अब भी रूप जो है वह निरंतर बदलता जा रहा है। यह प्रक्रिया कई हजारों सालों में संपन्न होती है। तो फिर जब रूप प्रतिदिन बदल रहा है तो हम किसी भाषा को कैसे समझें कि उसका शुद्ध रूप क्या हो। अगर कोई बाहर से विदेशी भारत में आए और वो भारत की किसी भाषा को सीखना चाहें तो सीखने के लिए वह जितना घूमेगा, आज हिंदी भाषा की ही बात करें तो बिहार से लेकर के राजस्थान तक हिंदी भाषा के कई रूप देखने को मिलते हैं।
ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि किसी को भी भाषा को सिखाने के लिए, समझने के लिए उसका कोई शुद्ध और मानक रूप तैयार किया जाए। और इसके लिए जो नियम बनाए गए वो क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। भाषा की शुरुआत तो हजारों साल पहले होगी। फिर जो वैयाकरण थे, वैयाकरण होते हैं व्याकरण के विद्वान। व्याकरण के जो विद्वान होते हैं वे वैयाकरण कहलाते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए कि इस प्रकार से ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ऐसे शब्दों का टुकड़ा होगा, ऐसे शब्द जुड़ेंगे, ये विश्लेषण है, ये व्याख्या है किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सब चीजों को समझने के लिए उन्होंने किसका निर्माण किया? व्याकरण का निर्माण किया। कहने का अर्थ यह है कि व्याकरण जो है वह शब्दों के विश्लेषण, व्याख्या, व्यवहार आदि के द्वारा एक तरह से भाषा को बांधने की प्रक्रिया। इसीलिए व्याकरण भाषा को बांधने की प्रक्रिया है, ऐसे नियम बनाती है, लेकिन भाषा कभी बंधती नहीं है। यह बात एक अलग है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण जो है वो एक तरह से शब्दानुशासन है। क्या है? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन क्या है? शब्दों को अनुशासित रूप में कैसे काम में लिया जाए। किसी शब्द की उत्पत्ति क्या है, किसी शब्द की व्याख्या क्या है, उसका विश्लेषण क्या है, उसको शुद्ध रूप में और मानक रूप में कैसे काम में लिया जाए, यह कार्य कौन करती है? व्याकरण करती है। चलिए परिभाषा के रूप में 2 लाइन में हम सुनते हैं। किसी भाषा को शुद्ध और मानक रूप में काम में लेने के लिए उसके शब्दों के विश्लेषण, व्याख्या, व्यवहार आदि को समझने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को एक शब्द में क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। देखिए, व्याकरण कोई कठिन विषय नहीं है। होता यह है कि हम जो है इसे समझने का प्रयास नहीं करते। मैंने शुरू में आपको बताया कि पहले भाषा व्यवहार में आई और उसके बाद में व्याकरण आई। तो हमें भी यही करना चाहिए। जब भी हम व्याकरण को पढ़ें तो पहले उसके व्यवहार को जानने का प्रयास करें। और सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए? वर्णमाला को जानना चाहिए। इसमें स्वर और व्यंजन को जानना चाहिए। किस स्वर की रचना कैसे हुई है, किस व्यंजन का विश्लेषण क्या है, इनको जब हम जान लेंगे तो हमें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि आदि अपने आप ही स्वतः क्लियर हो जाएंगे। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर यह होगा, आपको रटना पड़ेगा कि अ धन अ बराबर आ, यह इस तरह की प्रक्रिया का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा जब व्याकरण को आप शुरू से उसके मूल से समझने की कोशिश करेंगे। और हम आज उसी मूल को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ण की। अभी हमने बात की वर्ण जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई है। कैसी भाषा की? लिखित भाषा की। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मैं एक शब्द लिखता हूं आपके सामने, भारतीय। इसमें यदि हम इसके लघुत्तम रूप को निकालने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह से होगा। ब और इसके अंदर आ स्वर मिला हुआ है, र इसके अंदर अ स्वर मिला हुआ है, त इसके अंदर ई स्वर मिला हुआ है, य इसके अंदर अ स्वर मिला। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसमें कुल ये सारे वर्ण शामिल हैं। ये सारी ध्वनियां हैं। ये जब मैं बोल रहा हूं तो ये ध्वनि है और जब मैं इनको लिख रहा हूं तो ये वर्ण है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह वर्णों का सार्थक रूप जो है वो क्या है? एक शब्द बन जाता है। मैंने कहा वर्णों का सार्थक रूप जो है शब्द बन जाता है। सार्थक कैसे? अगर मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं म क लो, क्या ये एक शब्द है? नहीं है। आप कहेंगे आपने शब्द लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। वर्ण तो इसमें भी है, उतने ही वर्ण है जितने की कमल में है। लेकिन मैं जब कमल लिखूंगा तो कमल लिखते ही
आपके मन में निश्चित रूप से किसी कमल नाम के लड़के का या कमल के फूल का चित्र स्वतः ही उत्पन्न होगा। और यही जो है शब्द की शक्ति है। जब किसी शब्द को पढ़ करके हमारे मन में कोई चित्र उत्पन्न होता हो, कोई थीम बनती हो, तो वह शब्द शक्ति अभिधा, व्यंजना या लक्षणा के रूप में जानी जाती है। लेकिन इसको पढ़ करके आपके मन में कोई थीम नहीं बनेगी, कोई चित्र उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए यह शब्द नहीं है, यह शब्द है। तो आप समझ गए वर्ण क्या है और शब्द क्या है, शब्द की रचना कैसे होती है। वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द की रचना होती है। एक और चीज आती है व्याकरण में, वह है पद। देखिए, पद और शब्द दोनों में क्या अंतर है। अभी मैंने एक शब्द लिखा भारतीय, एक और लिखा था कमल। यह शब्द तो है लेकिन अभी यह पद नहीं है। पद कैसे बनेंगे, जब मैं लिखूं कि कमल अच्छा लड़का है, कमल अच्छा लड़का है। मैं लिखूं भारतीय टीम ने टॉस जीता, भारतीय टीम ने टॉस जीता। अब ये भारतीय शब्द जो है पद बन गया है, अब कमल जो है पद बन गया है। अर्थात तात्पर्य हुआ कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में पड़ जाता है तो वह पद कहलाता है। जब तक वह वाक्य में नहीं है तब तक वह शब्द के रूप में। जब वाक्य में आ जाएगा तो उसके ऊपर व्याकरण के नियम लागू हो जाएंगे। व्याकरण के नियम उसके के साथ वह करता है, क्रिया है, कर्म है, क्या है, उसके ऊपर कौन सी विभक्ति, कारक, संज्ञा, सर्वनाम किस रूप में आया है, सारी चीजें जब वो वाक्य में पड़ेगा तब उसके ऊपर लागू होगी, तभी वह पद कहलाएगा। और ये पदों का जो मेल है वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। थोड़ा सा वाक्य के बारे में जान लेते हैं। वाक्य क्या है, देखिए हमने सबसे पहले कहा कि शब्दों का जो सार्थक मेल है, क्रमबद्ध मेल है, व्यवस्थित मेल है, वह वाक्य कहलाता है। अभी मैंने लिखा कि भारतीय टीम ने टॉस जीता। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ने टॉस भारतीय जीता टीम, चलिए वही शब्द लिखे हैं जो पहले लिखे थे। 5 शब्द पहले भी लिखे थे, 5 शब्द अब भी लिखे हैं, लेकिन यह जो है क्रमबद्ध नहीं है। कर्ता, क्रिया, कर्म जो व्याकरण का नियम है उसके हिसाब से नहीं है, इसलिए हमें अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्रमबद्ध नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध मेल वाक्य कहलाता है। एक बार वापस शुरू से देखते हैं। वर्ण, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी है मतलब इसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। अभी भारतीय के लिए हमने लिखा था इस तरह से, हम इसको और विभाजित नहीं कर सकते। यह सबसे छोटी इकाई है। अब इसके और लघु रूप, ध्वनि का और छोटा रूप संभव नहीं है। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। वाक्य भाषा की सबसे मुख्य इकाई है। वाक्य भाषा की सबसे मुख्य इकाई है। शब्द भाषा की सबसे छोटी लेकिन सार्थक इकाई है, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि का वह रूप है जिसका हम और विभाजन नहीं कर सकते। चलिए वर्ण पर आ जाते हैं वापस और हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं। क्या है वर्णमाला, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से, वैज्ञानिक रूप से जमा हुआ जो क्रम है वह क्या कहलाता है, हिंदी में वर्णमाला कहलाता है, जो कि पहले स्वर एवं फिर व्यंजन के एक निश्चित क्रम में दर्ज है। अब बात यह आती है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों ने हिंदी वर्णमाला के अंदर
वर्णों की जो संख्या है वो अलग अलग मानी है। कोई 46 मानता है, कहीं 52 है, कहीं कहीं 61 दर्ज है। तो हम ये करते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है, उसके द्वारा देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम की एक पुस्तिका जारी होती है। कुछ समय अंतराल से वह अपडेट होती रहती है। किताब का नाम है उसका देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। इसके अंदर जो स्वर एवं व्यंजन की संख्या दी गई है, निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो उसमें जो बताई गई है उनका हम एक बार परिचय कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि स्वर की जो संख्या है हिंदी में वह है 11। इसमें सामान्यतः सभी विद्वान सहमत है, लेकिन एक जो विवाद का मैं कहूँ विषय है वो है री वाला। कुछ विद्वान जो है री को वर्तमान में स्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वह अब स्वर के रूप में नहीं होता है, इसका उच्चारण अब री के रूप में होता है। तो हम देख ही रहे हैं कि री शुद्ध रूप से र व्यंजन है, इसे स्वर नहीं माना जा सकता। लेकिन चूंकि हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा जो है वह संस्कृत की ही बेटी है, संस्कृत उसकी जननी है, और संस्कृत में री को स्वर के रूप में माना गया है। हमारी सभी पुस्तकों में इसका लेखन इसी प्रकार से किया गया है। और जो हिंदी संधि है उसमें भी री के जो रूप है वो सारे स्वर संधि के रूप में दर्ज है। तो उन सब को बदल पाना अब मुमकिन नहीं है, इसलिए हम री को एक स्वर के रूप में ही अध्ययन करते हैं। अन्य जो है 10 वह इस प्रकार से है, आप जानते ही है, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। यह 11 स्वर है। इनके उत्पत्ति के बारे में हम और इनके प्रकार के बारे में हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। पहले एक बार व्यंजन की संख्या को भी देख लेते हैं। 11 स्वर के बाद में हम देखते हैं कि व्यंजन के रूप में 25 मूल व्यंजन दर्ज है। कितने? 25 मूल व्यंजन दर्ज है, जो कि क, ख, ग, च वर्ग, ठ, ड वर्ग, त और प वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, समय लगेगा ज़्यादा, तो आप इनको पहचान जाएंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यह जो है 25 मूल व्यंजन हो गए। तो इसके बाद जो है 4 अंतस्थ व्यंजन है, यही लिख देता हूं मैं। 4 अंतस्थ व्यंजन जो है वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व। उसके बाद 4 ये हो गए, क, श और स, ह। अब हो गए अपने 25 और 4 29 और 4 33 व्यंजन हो गए। कितने हो गए? 33 व्यंजन हो गए। 11 और 33 यदि कुल संख्या की बात करें तो हो गए 44। अब 2 जो है उत्क्षिप्त वर्ण है, जिन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। उत्क्षिप्त या ताड़न जात। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो तेजी से फेंकती है, लुढ़कती है। वो है एक तो अड़ और एक है ड।
और ड को उत्क्षिप्त व्यंजन के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हो गए अपने, यहां लिख देता हूं मैं, 11 स्वर, 25 मूल व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, फिर 4 त स और ह, 2 हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन। ये हो गए अपने 46, 35 तो ये हो गए और 11 स्वर हो गए, कुल हो गए 46। इसके अलावा 4 जो है वे संयुक्त वर्ण है। क्या लिखते हैं अपन? 4 संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? स, र, य और स्त्र। संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि क्ष का निर्माण जो है इन दोनों वर्णों के मेल से हुआ है। त्र का निर्माण जो है स और र के मेल से हुआ है। इसी तरह से य का जो निर्माण है वह य और य के मेल से हुआ है, और स्त्र का निर्माण जो है वो स और र के मेल से हुआ है। अब हम देखेंगे कि कितने हो गए अपने पास? 46 प्लस 4 यानी कि यह हो गए 50। एक व्यंजन को विशेष वर्ण के रूप में शामिल किया गया है। विशेष वर्ण के रूप में शामिल किया गया है अड़क। इसको अड़क, जो कि राजस्थानी, मराठी, हरियाणवी भाषा में बोला जाता है। हम बोलते हैं ना हल्दी, तो हल्दी में ये जो अड़ बोला जाता है, इसको विशेष वर्ण के रूप में स्वीकार किया गया है। 50 प्लस 1 यानी कि 51। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 51 वर्ण जो है वह देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण पुस्तिका है, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है, उसमें दिए गए हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें कुछ वर्ण ये विशेष वर्ण को शामिल नहीं किया गया है। और भी जो अन्य हिंदी के विद्वान हैं जिनकी पुस्तकें हैं उनमें आपको थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, 1-2 वर्ण का, लेकिन मोटे तौर से इसे स्वीकार किया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम वर्णमाला के सबसे पहले विभाजन स्वर की। अभी हमने बताया कि स्वर और व्यंजन के मेल से जो है वो वर्णमाला बनती है। आज हम स्वरों के विभाजन को जानते हैं, स्वरों के बारे में विशेष तौर से अध्ययन करते हैं। अभी हमने लिखा कि स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये कुल 11 स्वर हो गए। कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। सबसे पहले इनके विभाजन को हम समझते हैं उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होंगे? अ, ई, उ और री। यह मूल स्वर है, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की साथ में जरूरत नहीं पड़ती, यह स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। अ जो है वो मूल स्वर कहलाता है। सब स्वरों का जो जनक है, सभी का जो मूल है वह अ है। यह सभी के साथ जुड़ करके नए स्वर की उत्पत्ति करता है और संधि करता है, इसलिए अ को जो है वह मूल स्वर के रूप में जाना जाता है। ई, उ और री भी मूल स्वर के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए अन्य स्वरों का निर्माण कैसे होता है। संधि स्वर कौन कौन से हैं? अ, धन, ई, दोनों मिलकर बनेगा ए। फिर यही ए जब
अ के साथ जुड़ेगा तो बनेगा आई। अ धन उ बराबर बनेगा ओ, और यही ओ जब अ के साथ जुड़ेगा तो बनेगा आउ। यह जो है ए आई ओ आउ, यह सभी क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। और देखिए अ धन अ बराबर बनेगा आ, ई धन ई बराबर बनेगा ई, उ धन उ बराबर बनेगा उ। यह कहलाते हैं संधि स्वर में भी वापस यदि विभाजन करें तो ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अ और अ मिलकर के दीर्घ रूप आ हो गया, ई और ई मिलकर के दीर्घ रूप ई हो गया, उ और उ मिलकर के दीर्घ रूप उ हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि यदि इन चीजों को आप आसानी से समझ जाते हैं, मूल स्वर की आपको पहचान है अ ई उ और री, तो आप देखेंगे कि यही हिंदी के अंदर दीर्घ संधि के रूप में पढ़ाया जाता है। स्वर संधि का जो भेद है दीर्घ संधि, उसमें यही होता है आ ई और उ बनते हैं, इनके दीर्घ रूप बनते हैं। और यहां पर जो आप देखेंगे ए और जो ओ का निर्माण हुआ है, इसे हम गुण संधि के रूप में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं गुण संधि के रूप। और यहां पर जो आई और आउ का निर्माण हुआ है, इन दोनों को हम किसके रूप में पढ़ते हैं? वृद्धि संधि के रूप में पढ़ते हैं। तो मूल स्वर की पहचान के बाद आप इन संधि स्वरों की पहचान, ए का निर्माण कैसे होता है? अ और ई से। आई का निर्माण कैसे होता है? अ और ए से। ओ का निर्माण कैसे होता है? अ और उ से। औ का निर्माण कैसे होता है? अ और ओ से। ये सारे संधि स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, यही दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के रूप में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अगला विभाजन देखते हैं। दूसरा प्रकार है उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन उच्चारण स्थान के आधार पे। यह हमारा स्वर यंत्र है, कंठ है ये। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है, कंठीय, ओष्ठवीय, तालव्य, मूर्धन्य, इनमें किया गया है। फिर कंठ तालु से मिलाकर कंठीय, तालव्य, इस प्रकार से। तो सबसे पहले जो स्वर है अ और आ, आप खुद बोल करके देखेंगे। यहाँ हमारे जो कंठ है, ये भाग कंठ कहलाता है, और यहां से जो उच्चरित होते हैं वे ध्वनियां है अ और आ। अ और आ बोल करके आप देखिए, यहां से आपके कंठ से जीभ के ठेठ नीचे से जो ध्वनि निकलेगी वह है अ और आ, और इसलिए इनको कहते हैं कंठीय स्वर। क्या कहलाता है? कंठीय स्वर कहलाते हैं। फिर हमारे ओठ जो है, ये उ और उ, उ और उ की जो ध्वनि है वो ओष्ठ्य है। कौन सी है? ओष्ठ्य। अब बात करते हैं तालव्य और मूर्धन्य की। हमारे अंदर का जो हिस्सा है मुंह का, वो कुछ इस तरह से। यह जो भाग है वो कहलाता है तालु। क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। और इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो कहलाता है यह कहलाता है मूर्धा। क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। तो मूर्धन्य तो एक ही है स्वर, और वो है री। कौन सा है? री। तालु से ई और ई, यहां से तालु से। एक बार वापस देखिए, मूर्धा से री, तालु से मूर्धा के आगे का भाग, दांतों के ठीक पीछे का ये ई और ई, ओष्ठ्य हो गए उ और कंठीय हो गए अ और आ। अब बच गए ए आई ओ आउ। देखिए अभी जो मूल स्वर का विभाजन और संधि स्वर का विभाजन हमने देखा था,
उसमें हमने पढ़ा था कि ए का निर्माण जो है वो अ और ई से होता है। तो यहां से हम देखेंगे अ जो है कंठीय है और ई जो है तालव्य है। इसका मतलब ए आई दोनों हो गए कंठीय तालव्य। क्या हो गए? कंठीय तालव्य। ओ और औ के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर में कि ओ और औ का निर्माण जो है वो अ और उ के मेल से होता है। अ चूंकि कंठीय है और उ जो है वो ओष्ठीय है, तो ओ औ हो गए अपने कंठोष्ठीय। क्या हो गए? कंठोष्ठीय हो गए। अर्थात कंठ और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण होता है। एक बार यहां हम वापस लिख देते हैं, देखिए अ और आ कंठीय, री जो है मूर्धन्य, ओष्ठीय हो गए अपने उ और उ, तालव्य हो गए अपने ई और ई, और फिर बच गए कंठीय तालव्य और कंठोष्ठीय। कंठीय तालव्य कौन कौन से हो जाएंगे? ए और आई। कंठोष्ठीय कौन से हो जाएंगे? ओ और औ। ये हो गए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब हम एक और प्रकार से स्वरों का विभाजन देखते हैं, वह है कालमान या मात्रा के आधार पे। कालमान या समय मात्रा के आधार पे किसी स्वर को उच्चारण करने में जितना समय लगता है वह मात्रा कहलाता है। और इसके आधार पे हो जाएंगे अपने रूप हर्स्व, दीर्घ और प्लुत। जब किसी स्वर के उच्चारण में एक मात्रा जितना समय लगता है तो वह एक मात्रिक, हर्स्व को एक मात्रिक कहते हैं, दीर्घ को द्विमात्रिक और प्लुत को त्रिमात्रिक कहते हैं। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि जिसके उच्चारण में एक चुटकी बजाने जितना समय लगे वह हर्स्व, दो चुटकी बजाने जितना समय लगे वह दीर्घ, और तीन चुटकी बजाने जितना समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। हर्स्व कौन कौन से हो जाएंगे? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। बाकी जो बचे वह द्विमात्रिक में आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। अब बच गया प्लुत त्रिमात्रिक। तीन मात्रा जितना समय जिसमें लगे वे त्रिमात्रिक कहलाते हैं। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है ओ और फिर ये तीन मात्रा, ये ऊ नहीं है, तीन मात्राएं। किसी को जब हम आवाज देते हैं, या आपने संगीत में देखा होगा शास्त्रीय संगीत का जो प्रकार होता है उसमें लंबा आलाप खींचा जाता है, या रोते समय या हंसते समय जो किसी स्वर का लंबा उच्चारण किया जाता है, जैसे ऊ, ये तीन मात्रा जितना समय जो लगा वह प्लुत स्वर कहलाता है। अगला जो स्वरों का विभाजन है, चौथा प्रकार, वह है जिह्वा की सक्रियता के आधार पे। जिह्वा की सक्रियता के आधार पे देखिए ये हमारी जिह्वा होगी। इसको यदि हम ऐसे तीन भागों में बांट लें, वही आपको चीज वापस ध्यान में लानी है। उत्पत्ति के आधार पे हमने जो स्वरों का विभाजन पढ़ा था, मूल स्वर और संधि स्वर, यह आपके दिमाग में आ गया तो आप उच्चारण स्थान के आधार पे मैं कंठीय तालव्य को आसानी से समझ लेंगे, और यहाँ पर जिह्वा की सक्रियता के आधार पर भी किस प्रकार से स्वरों का विभाजन किया गया है इसको भी आप आसानी से समझ लेंगे। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूल स्वर में हमने पढ़ा था कि अ स्वर जो है वो मूलो मूल है, मूल का भी मूल स्वर है। तो जो मूलो मूल होगा
जो सभी के साथ जुड़ जाए, सभी के साथ संधि कर ले, वह तो बीच में ही रहेगा, अर्थात अ जो है वह मध्य स्वर है। फिर बचे ई, ई, ए और आई, ये कहलाते हैं अग्र स्वर। 5 हो गए। पीछे बचे उ, उ, ओ, औ, ये हो गए फर्स्ट स्वर। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि मूलो मूल स्वर जो अ है तो वह बीच में आएगा, सभी के साथ जुड़ जाएगा, अ बीच में आ गया तो यह मध्य स्वर हो गया। ई, ई, ए, आई, और ये अग्र स्वर हो गए उ, ओ, औ, ये हो गए फर्स्ट स्वर। अब हम बात करते हैं अगले विभाजन की, वह है ओठों की स्थिति के आधार पे। ओठों की स्थिति के आधार पे देखिए, ओठों की स्थिति के आधार पे स्वरों का क्या विभाजन किया गया है। इनको भी रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। आप किसी कांच के सामने खड़े होकर के बोलिए और अपने ओठों की स्थिति का ध्यान रखिए कि कौन सी स्थिति में स्वर बोला जाता है। वृत्ताकार या वर्तुलाकार नाम है एक तो इस विभाजन का, और दूसरा प्रकार है अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार। अवर्तुलाकार, वृत्त का मतलब है गोल। अगर बोलते समय ओठों की आकृति गोलाकार हो जाती है तो वे स्वर वृत्ताकार या वर्तुलाकार कहलाते हैं, और अगर बोलते समय ओठों की जो आकृति है वर्तुलाकार नहीं होती है तो वे अवर्तुलाकार स्वर कहलाते हैं। आप खुद जब बोल के देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उ, ओ और औ, इन चारों का उच्चारण करते समय बोल के देखिए, आप खुद देखेंगे आपके ओठ जो है वो गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, वृत्त की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए उ, ओ और औ जो है वो वर्तुलाकार स्वर कहलाते हैं। पीछे बच गए जो अ, आ, ई, ए, आई, ये सारे अवर्तुलाकार कहलाते हैं। हालांकि अ जो है ये न तो वर्तुलाकार और न अवर्तुलाकार, उदासीन श्रेणी में भी माना जाता है। अब हम देखते हैं मुखाकृति के आधार पे। यह तो था होठों की आकृति के आधार पे, बोलते समय हमारे होठ किस प्रकार से खुलते हैं उसके आधार पे था वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब है बोलते समय हमारा मुंह कितना खुलता है, मुखाकृति के आधार पे। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पे, मुख की आकृति के आधार पे आप वही अभी जो मैंने बताया वही दोहराइए, कांच के सामने बैठिए और जो जो मैं बताऊं उन स्वरों का उच्चारण करके देखिए, आपको खुद को इनका विभाजन जो है वह समझ में आ जाएगा। मुखाकृति के आधार पे सबसे पहले हम दो शब्दों को समझ लेते हैं, विवृत और संवृत। क्या होता है देखिए, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ और संवृत का मतलब होता है संकड़ा, बंद। पूरी तरह से बंद नहीं, पूरी तरह से बंद होने पर तो जो प बोलने की उच्चारण की जो स्थिति होती है दोनों होठ मिल जाएंगे और कोई भी ध्वनि मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। संवृत का मतलब हम संकड़ा समझेंगे और विवृत का मतलब हम समझेंगे खुला। इनके बीच की दो स्थितियां और है, एक है अर्ध विवृत। कौन सी है? अर्ध विवृत। और एक है अर्ध संवृत। क्या मतलब होगा इनका? संवृत का मतलब संकड़ा, अर्ध संवृत का मतलब आधा बंद, आधा संकड़ा। अर्ध विवृत का मतलब हो जाएगा आधा खुला, आधा खुला। समझने के लिए देखिए, आप इनको ध्यान से देखेंगे तो मैंने इनको जो है वो एक तरह से अवरोही क्रम में लिखा है। यह विवृत मतलब खुला, पूरी तरह से खुला है ना, पूरी तरह से खुला।
पूरा खुला, फिर आधा खुला, ऐसा खुला आधा खुला, फिर आधा बंद और फिर पूरी तरह से बंद। आपको याद रखने के लिए इसी क्रम में जमाना है। विवृत यानी खुला, अर्ध विवृत यानी आधा खुला, अर्ध संवृत यानी आधा बंद और संवृत यानी पूरा बंद। यानी कि खुले से हम धीरे 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 बंद वाली स्थिति की ओर आ रहे हैं। अब मैंने जो आपको कहा कि आप कांच के आगे खड़े होकर के देखिए और सबसे पहले आ बोल के देखिए। क्या देखिए? आ बोलेंगे तो जो स्थिति होगी आपका मुंह पूरा खुलेगा। कभी दांतों की बीमारी हुई हो और डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर कहता है आ बोलो, यानी कि आ बोलोगे तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा। दांतों के डॉक्टर के पास जाकर के जरूर देखिए गया, आपको जो है वो विवृत स्वर जो है वो समझ में आ जाएगा। पूरी तरह से खुली हुई स्थिति किसकी होती है? आ की, विवृत की। अब उसके बाद में जिसमें मुंह आधा खुला हुआ रहता है वे कौन कौन से हैं? आई, आउ और अ। फिर आधी बंद वाली स्थिति, आधी बंद वाली स्थिति कौन सी होती है? ए और ओ। पीछे बच गए 4 स्वर जिनमें बोलते समय मुंह लगभग बंद सा रहता है, संकड़ा रहता है, बंद सा रहता है। कौन कौन से? ई, उ और उ। ध्यान से समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। इनको आरोही अवरोही क्रम में जमाइए। पूरी तरह से खुला, आधा बंद और पूरी तरह से बंद। फिर कांच के सामने खुद को 1-2 बार अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। आ जो है वो विवृत है, उसके बाद में आई, आउ और अ, यह अर्ध विवृत स्वर है। ए और ओ यह अर्ध संवृत स्वर है। ई, उ यह जो है वो इसमें मुंह जो है पूरी तरह से बंद रहता है, यह संवृत स्वर है। यह हो गया स्वरों का विभाजन। कुछ वर्ण चिन्ह जो है वह और भी हिंदी भाषा में काम आते हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं। उनमें सबसे पहले है अयोगवा। कौन से हैं? अयोगवा। अयोगवाह में 2 चीजें शामिल है, अनुस्वार और विसर्ग। इसके अलावा एक और ध्वनि चिन्ह है, अनुनासिक रूप है जिसका, उसे हम चंद्र बिंदु के रूप में लगाते हैं। विसर्ग का निशान आप सबको पता है, अनुस्वार का निशान ये ऊपर जो बिंदी लगती है वह अनुस्वार कहलाती है। देखिए विसर्ग और अनुस्वार जो है अयोगवाह क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यह न तो व्यंजन के रूप में योग करते हैं ना स्वर के रूप में योग करते हैं। वाह मतलब वहन करना, ना तो स्वर के रूप में योग वहन करते हैं ना व्यंजन के रूप में योग वहन करते हैं, अर्थात न तो स्वर के न व्यंजन के रूप में। तो यह अयोगवाह के रूप में जाने जाते हैं। विसर्ग का जो उच्चारण है तत्सम शब्दों के साथ प्रमुखता से किया जाता है और इसका उच्चारण हकार के रूप में किया जाता है। अनुस्वार जो है वह ऊपर शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में लगता है और हिंदी के जो पंचम वर्ण है, जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण, च वर्ग का पंचम वर्ण, ट वर्ग का पंचम वर्ण, इस तरह से ट वर्ग का पंचम वर्ण और प वर्ग का पंचम वर्ण, इन सब का जो लेखन है वह अनुस्वार के रूप में किया जाता है। जब इनको आधे व्यंजन के रूप में लिखा जाता है तो अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे मैं यदि लिखूं कंगन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता। यह पंचम वर्ण जो है यहां अनुस्वार के रूप में लिख दिया गया है। ध्यान रखिएगा अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में काफी अंतर है।
अनुनासिक क्या होता है? देखिए, अनुनासिक जिसे कि चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है, इनके बारे में जानते हैं। अनुस्वार तो ऊपर जीरो रेखा के ऊपर बिंदी के रूप में, और ये चंद्र के रूप में। अनुस्वार जो स्वर के पीछे आए, स्वर के पीछे आए वह अनुस्वार है। अनुनासिक अलग से कोई वर्ण नहीं है। अनुस्वार तो वर्ण है। कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण के रूप में। जबकि अनुनासिक सिर्फ एक ध्वनि का गुण है। जैसे मैं बोलता हूं गांव, इसके ऊपर ये जो नाक से निकलती हुई ध्वनि का उच्चारण हम कर रहे हैं वही अनुनासिक है। अनुनासिक अलग से कोई वर्ण नहीं है, यह स्वरों का वह गुण है जो नाक से उच्चारित भी किया जाता है। पूरी तरह से नाक से नहीं, लेकिन जब अनुनासिक ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं तो कुछ ध्वनि जो है वह नाक से बाहर निकलती है। अभी शुरू में हमने स्वरों के बारे में जानते समय यह जाना कि स्वर जो है वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। हमारे फेफड़ों से जो प्राणवायु है जब बाहर निकलती है तो वह कहीं भी बिना रुके स्वतंत्र रूप से जब उच्चारित होती है तो वह ध्वनियां स्वर कहलाती है। और यह ध्वनि, यह जो मुख के रूप में बाहर निकलती है, लेकिन इसका यदि कुछ भाग नाक से भी बाहर निकले प्राणवायु का, तो वह अनुनासिकता में आता है। जैसे हम गांव का उच्चारण करें, या फिर ईंट का उच्चारण करें, या फिर सिंचाई का उच्चारण करें, तो हम देखेंगे कि कुछ ध्वनि जो है वह सिर्फ मुख से न निकल करके साथ में नाक से भी बाहर निकलती है। ध्वनि का सांस का कुछ हिस्सा नाक से बाहर निकले तो वह अनुनासिकता कहलाता है। आप देखेंगे कि गांव के ऊपर तो इसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा गया है, लेकिन ईंट के ऊपर इसे सिर्फ बिंदी के रूप में लिखा गया है। ध्यान देने की बात यह है कि जब अनुनासिक रूप लिखते हैं तो उनको इस तरह से लगाया जाता है, लेकिन इनमें जब ऊपर की ओर मात्रा वर्तनी दर्ज होती है तो अब यदि यहां पर चंद्र बिंदु लगाएं तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता। इसलिए ऐसे वर्ण जिनमें ऊपर की ओर मात्रा दी गई है वहां पर इसको सिर्फ बिंदी के रूप में ही लिखा जाता है। यह चंद्र बिंदु अनुस्वार नहीं है, यह अनुनासिकता ही है। जैसे हम ईंट लिखेंगे, इस पे लगाएंगे, यह भी चंद्र बिंदु है, यह भी चंद्र बिंदु है, और यह भी चंद्र बिंदु है। जब स्वर में ऊपर वाली मात्रा साथ में हो तो चंद्र बिंदु को सिर्फ बिंदी से ही दर्शाया जाता है, क्योंकि इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, जचता नहीं है। तो ये हो गई अनुनासिकता। समझ गए होंगे आप कि अनुस्वार जो है वह पंचम वर्ण है, एक वर्ण है, जबकि अनुनासिकता जो है वह वर्ण नहीं है, ध्वनि का ही एक गुण है। जब हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु स्वर के रूप में मुख से बाहर निकले, बिना कहीं रुके, बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के, तब वो स्वर कहलाती है। और मुख के साथ में कुछ ध्वनि जब नाक से बाहर निकले तो ऐसी ध्वनियां अनुनासिक कहलाती है। इसके अलावा एक ध्वनि चिन्ह और शामिल किया गया है जिसे हम आगत वर्ण के रूप में जानते हैं, और यह अंग्रेजी भाषा से आया है अ के रूप में। ना तो आ और ना ओ, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जो उच्चारण किया जाता है वह है अ। देखिए, ओ से तो, और अ से और आ से, तीनों का हम एक एक उदाहरण समझते हैं। आप बोलिए कोलाज। 5-6 फोटो को जब हम एक साथ मिला करके जमा कर बनाते हैं तो उसको कहते हैं कोलाज। आ का ये हो गया उदाहरण कालीन, और इसको हम बोलते हैं कॉलेज या फिर डॉक्टर।
ये जो ध्वनि चिन्ह है यह वर्ण के रूप में, कुछ विद्वान इसको हिंदी के वर्णमाला में स्वर के साथ शामिल करते हैं। अगर इसको शामिल करेंगे तो हिंदी स्वरों की संख्या हो जाएगी 11 + 1 यानी कि 12 हो जाएगी। यह आगत वर्ण के रूप में हिंदी में शामिल किया गया है। चलिए एक बार हम फिर से जान लेते हैं। आज हमने सबसे पहले भाषा के बारे में बात की, उसके बाद में शब्द क्या है, वर्ण क्या है और वाक्य क्या है। फिर हमने हिंदी वर्णमाला को जाना। हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन की संख्या जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पुस्तिका देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण में दर्ज है, उनकी संख्या की हमने पहचान की। फिर हमने जाना कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जो हमारे फेफड़ों से ध्वनि के रूप में निकलते हुए, वायु के रूप में निकलते हुए बिना कहीं रुके, ना कंठ, ना होठ, ना तालु, ना मूर्धा, बिना कहीं रुके जब इनका उच्चारण होता है, कोई बाधा नहीं पहुंचती है, स्वतंत्र रूप से जब उच्चारण होता है तो वे स्वर कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर का उच्चारण हम निरंतर रूप से कर सकते हैं, सतत रूप से कर सकते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती है। जबकि व्यंजन का जो है हम स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से लंबे समय तक सतत उच्चारण नहीं कर सकते। आप क बोलेंगे तो आपको थोड़ी देर से उसके बाद में अ की ध्वनि आनी शुरू हो जाएगी। तो व्यंजन को हम सतत रूप से, निरंतर रूप से नहीं बोल सकते। स्वर का हम निरंतर सतत उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, मुख के अंगों के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। यह स्वर है। फिर हमने स्वरों के विभाजन को जाना। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठीय, ओष्ठीय, तालव्य, मूर्धन्य, कंठोष्ठीय और कंठतालव्य। फिर कालमान और मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। फिर बोलते समय मुंह की आकृति के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। और अंतिम जो विभाजन था वह था होठों की स्थिति के आधार पर वृत्तुल और अवृत्तुल, यानी कि वृत्ताकार और अवृत्ताकार। आगे की क्लास में हम वर्णों के बारे में बात करेंगे, उनके विभाजन को समझेंगे। धन्यवाद।